आज का हेडिंग लेंस समीकरण। क्या होता है, किसी लेंस की फोकस दूरी कॉमा बिंदु दूरी ब्रैकेट में स्मॉल u पर प्रतिबिंब दूरी ब्रैकेट में स्मॉल b के मध्य संबंध लेंस समीकरण कहलाता है, जो कि निम्न है। लेंस समीकरण कहलाता है जो कि निम्न है। तो ध्यान दें, माइनस लिख रहा है ना। जब दर्पण समीकरण की बात कर रहे थे तो यहाँ प्लस था और इसमें माइनस, जो कि निम्न है, लिख दिया। अब करेंगे प्रूफ, मतलब व्युत्पत्ति, उत्पत्ति बोल सकते हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे, रे डायग्राम बनाकर। तो दो काम आज करेंगे, एक तो ये, उसके बाद बताते हैं दूसरा कौन। व्युत्पत्ति, जब लेंस समीकरण की व्युत्पत्ति करनी हो तो हमेशा कौन सा लेंस ले, उत्तल। और उत्तल में भी कौन सा, समझ गए ना, दोनों तरफ से उत्तल। उत्तल और उत्तल जो नाम आपने कल लिखा भी, दोनों तरफ से उत्तल है। तो कल आपको लेंस के बारे में काफी कुछ बताया था। और अभी थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था, जो चिन्ह परिपाटी दर्पण में काम में ली थी, चिन्ह परिपाटी, वही चिन्ह परिपाटी लेंस में भी काम में आती है। आपको याद है दर्पण में क्या होता है, ध्रुव, ध्रुव होता है। लेंस में ध्रुव नहीं होता, लेंस में ध्रुव की जगह होता है प्रकाशिक केंद्र। लेंस के भीतर मध्य बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र। तो दर्पण में दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से। लेंस में दूरियां ध्रुव की जगह प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर्स को बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। लेंस का मध्य बिंदु इसको कह सकते हैं। ये तो है मुख्य अक्ष, और ये है कोई एल लेंस जिसकी कुछ फोकस दूरी होगी, है ना। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को यहां दिखा दें और वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण के लिए प्रकाश किरण भेजें, तो हम भी जानते हैं कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, पहली बार। लेकिन जो प्रकाश किरण सीधे प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, वो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। जो प्रकाश किरण सीधे लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, वो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। और ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती है, वहां बनता है प्रतिबिंब, वहां बनता है प्रतिबिंब। अभी तो आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर थी संपत्ति ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। वस्तु है ए बी और यह वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु प्रतिबिंब, अब हम दूरियां निकालेंगे। u कहां होगा, v कहां होगा, u कहां होगा, v कहां होगा, f कहां होगा। तो अभी अभी कह रहा था दूरियां नापते कहां से हैं? लेंस के केस में दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती है, और वस्तु जो है वो पीछे है, इसलिए वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस u। बिंब दूरी, प्रतिबिंब कहां है, देखो आगे है, तो O से ए डैश बी डैश तक की दूरी होगी प्लस b। फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लिख जाती है प्लस f। तो ये u v f चिन्ह सहित दिखा दिए। यहां दिख रहा है ना, इधर देखिए आप, ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा, देख रहे हैं आपतित प्रकाश किरण की दिशा। और दूरियां कहां से मापना शुरू करते हैं, O से। इस दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होगी और इसके पीछे वाली दिशा में नापी गई दूरियां क्या होगी। तो चित्र तो बन गया। अब
आप बताएं आपका बन गया क्या? जल्दी करिए। किसी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण में जो दो प्रकाश की किरणें काम आती है वो आपके सामने है। जल्दी जल्दी करिए। बना लिया? तो दर्पण समीकरण हुआ था जिस तरह से, आज हम कर रहे हैं लेंस समीकरण। लेंस समीकरण क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसकी व्युत्पत्ति इस सूत्र, इस डायग्राम की मदद से, इस किरण चित्र की मदद से होगी। तो आपको याद होगा दर्पण समीकरण में हमने समकोण त्रिभुजों को समरूप दिखाया था और फिर समान संगत भुजाओं को बराबर रखकर काम किया था। इसमें यहाँ पर भी आपको 4 त्रिभुज दिखेंगे, उनमें से युग्म होंगे, पेयर होंगे, समरूप त्रिभुजों के पेयर। जैसे यहाँ पर ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ दिख रहा है, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। कौन सी समरूपता होती है? कौन कौन समरूपता होती है? जैसे त्रिभुज ए बी ओ को देखें, ए बी ओ को, तो बी पर 90 डिग्री है। इस त्रिभुज को देखें, किसको? ए डैश बी डैश ओ को, तो बी डैश पर, यहाँ बी डैश लिखना था इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो बी डैश पर क्या है? 90 डिग्री। ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब, तो इस तरह से बी पर 90 डिग्री, बी डैश पर 90 डिग्री। ठीक है, ओ को देखें, तो इस ओ को और इस ओ को देखें, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का ओ और इस त्रिभुज का ओ बराबर है। तो दो त्रिभुजों, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज परस्पर कैसे हो जाते हैं? समरूप त्रिभुज। तो एक तो ये पेयर होगा, एक तो ये युग्म होगा जो समरूप होगा। एक और युग्म है, यस, एक और युग्म है, वो कौन सा युग्म है? ए डैश बी डैश एफ। और यहाँ पर एक नाम मैंने दिया नहीं, मैं दे देता हूँ, ये तो ओ है, यहाँ पर इस तरह से नाम देना है आप लोगों को भी Q, और Q से O को मिलाना भी है। देख रहे हैं ना? तो शुरुआत कर लेते हैं। लिखिए डायग्राम के नीचे, सभी लोग डायग्राम के नीचे लिखना शुरू करें। देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा, किसी एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस द्वारा वस्तु AB का, वस्तु AB का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश निर्मित होता है, निर्मित होता है, निर्मित होता है। तो इस उत्तल लेंस के द्वारा, बड़े अच्छे बच्चे हैं, आधे आधे घंटे तक आते रहते हैं। देखिए, तो इस उत्तल लेंस के द्वारा AB वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब डैश बी डैश निर्मित हो रहा है। इतनी बात बतानी है, ठीक है। कौन त्रिभुज है, बस सारा काम उससे होगा। लिखिए, लाइन चेंज कर दिया।
चित्र से त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। यहां से शुरुआत होती है व्युत्पत्ति की। वास्तव में तो चित्र से त्रिभुज ए बी ओ देख लिया ध्यान से, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ इसको भी देख लिया। कैसे है ये परस्पर समरूप है। कारण कौन कौन समरूपता से आप ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं ए ए ए ए समरूपता नियम से। ए मतलब कौन कौन एंगल एंगल कौन कौन समरूपता नियम से। 10th क्लास में ऐसी बातें पढ़ी होगी शायद आपने मैथमेटिक्स में। चलिए तो दो त्रिभुज समरूप है, कौन कौन समरूपता से। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। इसके बाद तब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी ओ अपॉन बी डैश ओ। संगत भुजाएं समान अनुपात में। और कौन सी भुजाएं नहीं लेते हैं, ध्यान रखना कभी भी कर्ण वाली भुजा नहीं लेते, हमेशा कौन सी लेते हैं, लंब और आधार वाली भुजा। तो त्रिभुज में लंब और आधार वाली भुजाओं का मैंने अनुपात लिया। देखो ये दोनों लंब है और ये दोनों आधार है। कर्ण वाली भुजा कभी नहीं लेते क्योंकि कर्ण वाली भुजा काम ही नहीं आती, काम ही नहीं आती। प्रतिबिंब की ऊंचाई काम में आती है और ये दूरियां काम में आती है क्षैतिज दिशा में। तो ले लिया। अब ए बी बटा ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से माइनस बी अपॉन बी लिख सकते हैं। देख लो बी ओ क्या है ना, और ये मिल रहा है आपको प्रतिबिंब। समीकरण एक हो गया आधा काम। तो दर्पण समीकरण जैसे लाए थे आज हम ला रहे हैं लेंस समीकरण। त्रिभुजों को वहां भी काम में लिया था, त्रिभुजों को यहाँ भी काम में। समीकरण एक वहां भी लाए थे, यहाँ भी लाए। अब दूसरी समीकरणों के लिए आपको ऐसा ही एक पेयर एक युग्म और ढूंढना है और वो कौन सा है, वो है क्यू ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। क्यू ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री है और शीर्षक विमुख कोण कहां पर है, यहाँ पर। समझ गए। तो लिखिए पुनः चित्र से, पुनः चित्र से, चित्र ही सब कुछ है। समझ क्या, त्रिभुज क्यू ओ एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। क्यों है भाई समरूप, कौन कौन समरूपता नियम से। दो कौन समान है ना, तो यहां पर भी आप ये लिख सकते हैं कौन कौन समरूपता नियम से। तो दो कौन बराबर है इसलिए त्रिभुज परस्पर समरूप है। तब यहां अब क्यों कर दिया, जब समरूप है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तब क्यू ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। बिल्कुल ठीक है, ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। सही बात है ना। संगत भुजाएं समान अनुपात में, तो क्यू ओ को मैंने ए डैश बी डैश से भाग लगाया, देन ओ एफ को मैंने बी डैश एफ से भाग लगाया। संगत भुजाएं समान अनुपात में। त्रिभुजों की समरूपता लिखने में गड़बड़ मत कर देना। तो सीक्वेंस है ना क्यू ओ एफ, यहाँ पर ए डैश बी डैश है, उल्टा नहीं लिख सकते। देखो क्यू कौन ए डैश के बराबर होगा, वो कौन बी डैश के बराबर होगा, एफ कौन एफ के बराबर। संगतता इसको बोलते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। चलिए क्यू ओ की जगह ए बी लिख सकता हूं क्या, क्यों, चित्र से देख लो आप, जितनी ऊंचाई ए की है उतनी ऊंचाई क्यू की भी तो है, इसलिए है ना। और ओ एफ को आप क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पहले देखो बी डैश एफ को, बी डैश एफ को मैंने क्या लिखा, बी डैश ओ माइनस ओ एफ। समझे, क्योंकि ये दूरी चाहिए, इस दूरी को मैंने कैसे प्राप्त किया, इस पूरी दूरी में से इसको घटा दिया, यही तो किया। इसकी जगह क्या लिखा, सही है, बिल्कुल सही है। अब आप ओ एफ को क्या लिख सकते हैं, सॉरी पहले ओ बी डैश को क्या लिख सकते हैं,
v और ओएफ क्या है f, सही है। ab अपॉन a डैश b डैश बराबर f बटा v माइनस f, समीकरण 2। दर्पण समीकरण में भी ऐसा कुछ करना पड़ता है क्योंकि दूरियां नापी कहां से जाती है, वहां पर p से और यहाँ पर o से। तो ये जो दूरी है ना b डैश f, ये o से है ही नहीं, ये दूरी o से है क्या, नहीं। तो इसको मैंने तोड़ के ऐसे बदल दिया। अब ये दोनों दूरियां कहां से है, o से है, तो इसको लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, तो ठीक है। क्योंकि b डैश f इक्वल टू o b डैश माइनस o, ये परिवर्तन किया, यहाँ पर भी परिवर्तन किया था क्योंकि o q o बराबर a b, ऊंचाई बराबर, तो दो परिवर्तन किए और यहाँ पर मान रख दिया। समीकरण 1 और 2 के एलएचएस देखो, एलएचएस समान है, एलएचएस समान है। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या माइनस u अपॉन v बराबर f अपॉन v माइनस समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सही लिखा। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो समीकरण 1 और 2 से हमने आरएचएस को तो बराबर रख दिया, वर्ग गुणा करते हैं, तो देखिए माइनस यूवी प्लस यूएफ बराबर वीएफ। देखो भाई गुणा चिन्हों को ध्यान में रखते हुए गुणा, ठीक लग रहा है कुछ? देखिए क्या करते हैं, यू बी यूएफ माइनस वीएफ बराबर यूवी, इसको कहां पहुंचाया, अंडरलाइन वालों को चेंज कर दिया मैं, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस, तो ये जो आरएचएस में इसको एलएचएस में लिया है माइनस में, जो एलएचएस में था उसको आरएचएस में पहुंचा दिया, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं, अब आप यूवीएफ से भाग दोगे तो आपको समीकरण दिख जाएगा। आगे चलिए इसका साइड चेंज करके और लिखते हैं, यूवी बराबर यूएफ माइनस वीएफ, साइड को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, अगर x बराबर y है तो y बराबर x भी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए u v f से दोनों ओर भाग दे रहे हैं तो आपको दर्पण समीकरण लेंस समीकरण की व्युत्पत्ति में काफी समानता दिखेगी, तरीका एक जैसा है, दोनों ओर भाग देने पर, तो UV अपॉन UVF बराबर UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF आ जाएगा दर्पण समीकरण। तो ये हुआ वन अपॉन F बराबर वन अपॉन V माइनस वन अपॉन U, दर्पण समीकरण। ठीक है, ओके। तो इसके बाद कोई टॉपिक बताइए जो हमें करना चाहिए, पता लगाते हैं। प्रिज्म से पहले भी कुछ होगा, प्रिज्म तो है, पतले लेंसों का सही है, पतले लेंसों का सही है, वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, वो है कि नहीं सिलेबस में, भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर सिलेबस में है तो फिर तो कमाल हो गया। कमाल इस तरह से हो गया कि एक जना बता रहा था कि ये नहीं है, अब आप बता रहे हैं। चलिए तो आपको एक टॉपिक करवाते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर किसी को पढ़ना है तो उसको एक टॉपिक करना पड़ता है जिसे कहते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो सभी हेडिंग लिखें,
आज 2 टॉपिक हमें करने थे, एक तो कर लिया, एक और। क्योंकि अभी अभी बच्चे बता रहे हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसको करना है तो एक टॉपिक करना ही पड़ता है, और वो है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन, इसका एक चित्र और उसके बाद डेरिवेशन। तो अभी जो टॉपिक किया उससे थोड़ा सा बड़ा। अपवर्तन सब जानते हैं, अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन में जाती है तो किस तरफ मुड़ती है पता है आपको? ठीक है, अगर अपवर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, तब तो आपको पता है। अगर अपवर्तक पृष्ठ समतल नहीं हो, गोलीय हो, तो क्या होगा देखते हैं। मान लो ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, इस अपवर्तक पृष्ठ के दाईं ओर एक सघन माध्यम है, पूरा का पूरा दाईं ओर क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक के मामला है। और इसके बाईं ओर यहाँ पर एक विरल माध्यम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है विरल और ये है सघन, ठीक है। और बीच का माध्यम, बीच का ये सरफेस कैसा है, सीधा नहीं, समतल नहीं है, गोलीय, समझ गए। तो ये पारदर्शी माध्यम, ये भी पारदर्शी माध्यम, दो पारदर्शी माध्यमों का पृथककारी तल समतल नहीं है, गोलीय है। गोलीय है तो कैसा पृष्ठ हो गया, गोलीय अपवर्तक, गोलीय अपवर्तक हो गई। ओके, ये है इसकी मुख्य अक्ष। अब गोलीय है तो मुख्य अक्ष हो गई होगी, अपवर्तक पृष्ठ गोलीय है ना, तो ये इसकी मुख्य अक्ष। ये है इसका मध्य बिंदु जिसको ध्रुव कहते हैं, जैसे दर्पण में होता है वैसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहा जाएगा। अगर मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है, जैसे छोटा सा बिंदु प्रकाश स्रोत, छोटा सा होता है ना, छोटा सा पॉइंट लाइट सोर्स, बिंदु प्रकाश स्रोत, तो वो बिंदु एक छोटा सा पॉइंट लाइट सोर्स है। जब आप कहाँ है, आप हैं सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में इस O का प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा? सघन माध्यम में इस O का प्रतिबिंब दिखाने के लिए आपको दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। एक प्रकाश किरण मतलब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। बिंदु O का प्रतिबिंब सघन माध्यम में कहाँ बनेगा, उसके लिए हमें दो प्रकाश किरणें लेनी होगी। O से निकलने वाली प्रकाश किरण जो P पर टकराती है वो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, कारण जब यहाँ पर टकराएगी तो आपतन कोण I कितना होगा, 0 डिग्री। कैसे 0 डिग्री होगा, क्योंकि P बिंदु पर जब अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब भी यहीं आएगा और प्रकाश किरण भी इधर से जाती है ना। लेकिन एक प्रकाश किरण जो किसी कोण पर टकराएगी, किसी बिंदु Q पर, Q बिंदु पर, तो आप अभिलंब खींचोगे यहाँ पर, और किसी भी गोलीय पृष्ठ का अभिलंब कहाँ से जाता है, उसके खुद के वक्रता केंद्र से। पहले भी बात हुई थी, किसी भी गोलीय पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब कहाँ से गुजरता है, उसके वक्रता केंद्र से। जब हम F बराबर r/2 इस सूत्र की व्युत्पत्ति कर रहे थे ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो याद है Q बिंदु पर अभिलंब C से जाता है, तो ये भी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, और गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहाँ से जाएगा, C से, इसके C से। P से C तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है ना, गोलीय है इसलिए वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पर कुछ लंब डाल देता हूं मैं, Q बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब मान लेते हैं कि किसी बिंदु N पर मिलता है, किसी बिंदु N और P निकट होते हैं कब, जब Q P के निकट होता है। जैसे जैसे Q बिंदु P के निकट आएगा, N बिंदु P के निकट आता जाता है, ठीक है। O से P तक की दूरी को कहते हैं बिंब दूरी। ये O क्या है, ऑब्जेक्ट, बिंब। जब अपवर्तन की बात करें तो ध्यान दें, सघन माध्यम कौन है, विरल कौन है, ये आपतित किरण O से Q की तरफ, एक आपतित किरण थी O से P की तरफ जो बिना विचलन के सीधी निकल गई, लेकिन जो OQ किरण है उसका Q पर अपवर्तन होगा, कहां मुड़ेगी, इधर नहीं जाकर थोड़ा मुड़ेगी ना, तो बताइए कहां मुड़े इसमें। थोड़ा सा मैं वक्रता केंद्र को ठीक कर दूं पहले, अब ठीक है। हाँ,
तो बताइए सघन माध्यम में जब जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो कहां मुड़ेगी? अभिलंब की ओर। तो ये वास्तविक दिशा तो इसकी ये थी, इधर नहीं जाकर ये प्रकाश किरण थोड़ा सा मुड़ जाएगी, मुड़ेगी, और मान लेते हैं आगे जाकर ये दोनों प्रकाश किरणें किसी आई बिंदु पर मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी प्रकाशिक अक्ष मैंने बना दी, है ना? तो ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, ये पहली प्रकाश किरण है, ये दूसरी प्रकाश किरण है। ओ से पी की तरफ जो आई थी वो ये वाली है, ओ से क्यू की तरफ जो आई थी वो ये है। ये दोनों एक दूसरे को पहली बार जहां मिलती है वहां बनता है बिंदु ओ का बिंदु प्रतिबिंब आई, क्योंकि ओ भी बिंदुवत है तो आई भी कैसा होता है? बिंदुवत। तो प्रकाश स्रोत का बिंदुवत प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। मतलब पी से आई की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब दूरी। जैसे दर्पण, जैसे लेंस के लिए होती है, तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए वो ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है, और सी क्या है? वक्रता केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए पहले आप इतना बनाइए, यू विच आर दिखा देगा से जल्दी लगाओ। उठ गई? बच गई। प्रकाश की किरणें आपको सीधी दिखानी होगी, वक्राकार नहीं, घूमती भी नहीं, प्रक्षेप में गति लगेगी उसको। हो गया हो तो बताओ, फिर मैं कुछ बताऊं। ऊपर कौन दिखाना है? अल्फा। सी पर कौन दिखाना है? बीटा। और आई पर कौन दिखाना है? गामा। अल्फा, बीटा, गामा। आप बताइए, बनाते बनाते ये कौन दिखता होगा भाई? जल्दी बताइए। बत्ती जली किसी के दिमाग की? ये कौन? आपतन कौन आई? चलो बताओ ये क्या होगा? अपवर्तन कौन आर? परावर्तन नहीं, अपवर्तन। परावर्तन कौन भी आर होता है, अपवर्तन कौन भी आर होता है। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये तो डायग्राम तो पूरा हो गया। तो पहले तो इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है, क्योंकि अभी अभी आपने कहा लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपके सिलेबस का भाग है इस साल, तो 100% ये भी है, इसी से जुड़ा हुआ है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो ये टॉपिक पढ़ लेगा उसको लेंस मेकर्स भी आता है। उसके बाद नंबर आता है प्रिज्म का। तो जो आज एब्सेंट रहे ना, समझ लो वो थोड़े से अनलकी होंगे, उनके लिए
रिकॉर्डिंग तो रेडी है, अब वो उसको अच्छे से यूज ले लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा जल्दी करो, आधे से ज्यादा ने बना लिया, कुछ थोड़ा सा काट के वापस बना लें क्या? बना लिया ना? अब इधर देखो, नहीं भी बनाया तो भी देखो जो छूटा हुआ है वो बाद में देखते देखते आप करते जाना। इधर देखिए, तो चित्र में ए बी क्या है? एपीबी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके बाईं ओर विरल माध्यम है N1 अपवर्तनांक का, जिसके दाईं ओर सघन माध्यम है N2 अपवर्तनांक का, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O का प्रतिबिंब कहां बनता है? I पर बनता है। इतना बताना है, फिर हम समकोण त्रिभुजों से प्रोग्राम चालू कर देंगे। हम एक सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे इसमें, जो कि आगे काम आएगा। लिखिए, माना ए पी बी, मैंने भी ए बी लिखा है, आप भी लिख देना, ए पी बी एक, माना ए पी बी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, माना ए पी बी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके बाईं ओर, जिसके बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम, जिसके बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम तथा दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम स्थित है, तथा दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम स्थित है। खड़ी भाई, याद हो गया इतना? तो एपीबी क्या है? एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, बाईं ओर क्या है? N1 वाला विरल, दाईं ओर क्या है? N2 अपवर्तनांक का सघन। इतना ही लिखा, याद हो गया? आगे लिखिए, इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित, इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंब O, इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंब O, ये बिंदुवती है, बिंब O का प्रतिबिंब I, इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित बिंब O का प्रतिबिंब I मुख्य अक्ष पर ही निर्मित होता है। प्रतिबिंब I मुख्य अक्ष पर ही निर्मित होता है। कड़ी बात, मुख्य अक्ष पर ही निर्मित होता है। यहां तक और हो गया? अब देखिए, एक त्रिभुज मैं दिखा रहा हूं, उसको आप भी देखें। त्रिभुज है OCQ, देखा? त्रिभुज OCQ दिखा? समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें I है बहिष्कोण और अल्फा बीटा है अंतःकोण। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OCQ, OCQ। तो इसमें I तो है बहिष्कोण और अल्फा और बीटा क्या है? अंतःकोण। और नियम आप जानते हैं, अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, सही बात? तो लिखिए, चित्र से त्रिभुज OCQ में, चित्र से त्रिभुज OCQ में क्या I बराबर अल्फा प्लस बीटा, समीकरण भाई बहिष्कोण है ना I, और अल्फा बीटा अंतःकोण है, तो I बराबर अल्फा प्लस बीटा। शुरुआत याद हो जाएगी। तो कैसा त्रिभुज है OCQ? समकोण त्रिभुज नहीं है। एक और ऐसा त्रिभुज है, देखो ICQ दिख रहा है क्या? साइड में, सबसे साइड में ICQ। इस ICQ में बीटा बहिष्कोण है, R और गामा अंतःकोण है या नहीं? तो लिखिए, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब सिंपल त्रिभुज का, त्रिभुज ICQ में
बीटा बराबर आर प्लस गामा है ना, बीटा का इक्वेशन। तो आर बराबर क्या होगा, बीटा माइनस गामा। समीकरण 2, हमें बीटा नहीं चाहिए, हमें तो आर चाहिए। पहले समीकरण में आपतन कोण, दूसरे समीकरण में अपवर्तन कोण। आई और आर मिल गए, मिल गए। ओके, अब थोड़ा बताइए, एक होता है स्नेल का नियम, होता है ना स्नेल का नियम। देखिए बिंदु Q पर स्नेल के नियम से, लाइन चेंज करके लिखना, बिंदु Q पर स्नेल के नियम से बिंदु Q पर स्नेल के नियम से भाई देखिए क्या होता है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। दूसरा माध्यम ये वाला है, पहला माध्यम ये वाला, दूसरा पहले है ना n2 अपॉन n1। इसके नीचे लिखिए, यदि कोण आई व आर अल्प हो तो, एक जानकारी पहले भी काम में ली थी, आज भी ले रहा हूं। यदि कोण अल्प होते हैं तो साइन आई लगभग बराबर आई, साइन आर लगभग बराबर आई। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और tan में ऐसा होता है, मैंने भी बताया था, सूत्र कोण बराबर 4/3 से। तो आपको यहां पर काम में लेना है, यदि कोण अल्प हो तो साइन आई लगभग बराबर आई व साइन आर लगभग बराबर आर होगा, तब आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1। ध्यान दें, साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर। तब जब कोण अल्प हो, मतलब Q बिंदु अगर P के निकट हो तो आई और आर अल्प हो ही जाते हैं, अल्फा बीटा गामा भी अल्प हो जाते हैं। चित्र देखो, Q बिंदु अगर P के निकट हो, सब छोटे हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा सब छोटे हो जाएंगे जब Q P के निकट हो। वज्र गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, I इंटू N1 R इंटू N2। सही बात, या N1 I N2 R कुछ भी लिखे। समीकरण 1 और 2 से मान रखो, तो 1 से I का मान क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और ये N1, और यहां से मिल रहा है बीटा माइनस गामा, है ना, बीटा माइनस गामा, और ये N2। समीकरण 3, समीकरण 3 तक अगर पहुंच जाते हैं तो समझ लो आधा काम हो गया। डायग्राम बनाकर यहां तक पहुंच गए, आधे से ज्यादा काम हो गया। तो कौन से त्रिभुज काम में आए, बस उनका ध्यान रखना है आपको, फिर आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। इस त्रिभुज में आई और इस त्रिभुज से आपको बीटा पता लगा, बीटा से फिर पक्षांतरण करके आर पता लगा। हमें आई और आर से मतलब होता है, आर कौन निकाल लिया, अल्फा बीटा के पदों में, अल्फा बीटा गामा के पदों में। फिर स्नेल के नियम से कोण अल्प होते हैं तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी, सही बात है, वज्र गुणा किया। और अब समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान रखिए। अब 3 समकोण त्रिभुज आपको देखने हैं, आधा काम तो हो गया। अब इस टॉपिक का मोड़ आता है, टर्न आता है, क्या, 3 समकोण त्रिभुज से आपको अल्फा बीटा और गामा मिलेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज है ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, एक है सी एन क्यू, एक है आई एन क्यू। ओ एन क्यू, सी एन क्यू, आई एन क्यू, तीनों समकोण त्रिभुज हैं। एक में अल्फा है, एक में बीटा और एक में गामा है। तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा पता करेंगे, और फिर वही बात, जब कोण अल्प होते हैं तो tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा। तो आपको अल्फा बीटा गामा किससे मिलेंगे, 3 समकोण त्रिभुजों से। तो समीकरण 3 के बाद लिखिए, चित्र से त्रिभुज ओ एन क्यू कॉमा त्रिभुज सी एन क्यू व त्रिभुज आई एन क्यू में, तीनों को एक साथ लेना है, त्रिभुज ओ एन क्यू, सी एन क्यू व आई एन क्यू में। देखिए अब कैसे लिखना है वो देखिए आप, tan अल्फा बराबर एन क्यू अपॉन ओ एन,
सही है, सही है ना? ओके, कॉमा tan बीटा बराबर n क्यू अपॉन cn, एक ही बात है। व tan गामा बराबर n क्यू अपॉन in, कोई दिक्कत? ओ एन सी एन आई एन, लंबटा आधार, लंबटा आधार, लंबटा। ठीक बात। अब लिखना है यदि कोण अल्फा कॉमा बीटा व गामा अल्प हो तो, यदि कोण अल्फा बीटा गामा अल्प हो तो, इसी लाइन में tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा कॉमा tan बीटा लगभग बराबर बीटा व tan गामा लगभग बराबर गामा होगा, तब अल्फा बराबर n क्यू अपॉन ओ एन, बीटा बराबर n क्यू अपॉन सी एन व गामा बराबर n क्यू अपॉन आई एन। समीकरण 4, इन तीनों को मिलाकर देना है समीकरण 4। तो ये प्रोग्राम एक्स्ट्रा 3 समकोण त्रिभुजों को काम में लेकर समीकरण 4 तक पहुंचना सीखना होगा। और अल्फा बीटा के मान, अल्फा बीटा और गामा के मान 3 में रखेंगे। तो ये टॉपिक तो महत्वपूर्ण है ही, इससे जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आपको समझने के लिए इसको पहले अच्छे से समझना ही पड़ेगा। तो अपवर्तक पृष्ठ कैसा है? गोलीय, एबीपी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। एक तरफ विरल माध्यम है, दूसरी तरफ सघन माध्यम है। प्रकाश किरणें कैसे जा रही है? बिंब O का प्रतिबिंब बनाने के लिए देखो प्रकाश किरणें कैसे गई, एक OP से गई और एक OQ से जाकर दोनों मिली। तो हमेशा प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 प्रकाश किरणें तो लेनी ही पड़ती है। यहाँ पे मिली हमने, और अपवर्तन के पश्चात ये दोनों जहां मिली वहां बन गया प्रतिबिंब। तो गोलीय अपवर्तन पृष्ठ से प्रतिबिंब बना है और हम एक विशेष सूत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर क्या होगा? एन क्यू अपॉन ओ एन प्लस एन क्यू अपॉन सी एन, बाहर n1 बराबर एन क्यू अपॉन सी एन माइनस एन क्यू अपॉन आई एन और ब्रैकेट के बाहर n2। देखो मान रख दिया मैंने सही सही। अल्फा का बीटा का 2 बार है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और एक बार का यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह। NQ कट जाएगा, NQ कट जाएगा, दोनों तरफ से NQ कट जाएगा और इस N1 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? N1 अपॉन प्लस N1 अपॉन Cn बराबर, ये तो N2 तो कट जाएगा और N2 अंदर गुणा कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? N2 अपॉन Cn माइनस N2 अपॉन In, है ना? तो नेक्स्ट पर ये लिखिए, तो क्या कटा और क्या अंदर गुणा हुआ आपके सामने? N2 कट गया और N1 N2 को अंदर गुणा कर दिया, N1 को अगर इधर गुणा कर दिया और N2 को इधर गुणा कर दिया। ठीक है, हो गया काम। चित्र से ON CN CN IN के मान क्या होंगे? तो ध्यान दें, क्योंकि N P के बहुत बहुत निकट होता, हम क्या मानकर चलते हैं इसमें? Q बिंदु P के निकट है तो N P के निकट होगा। कौन अल्प होंगे? भाई कौन अल्प कब होंगे? जब Q बिंदु P के बहुत निकट होगा और N भी P के बहुत निकट होगा। तो देखिए, क्योंकि बिंदु N कॉमा बिंदु P के
चूंकि बिंदु N कॉमा बिंदु P के अति निकट है, अति निकट है तब, अति निकट है तब ON लगभग बराबर माइनस यू कॉमा CN लगभग बराबर R व, समझ रहे हैं ना, IN लगभग बराबर V होगा। तो N अगर P के बहुत निकट है तो ऐसा होगा। तो कितना का हमारा लगभग बराबर है, तो sin i लगभग बराबर आई किया, फिर tan अल्फा बीटा गामा को लगभग बराबर कर दिया, और एक तीसरी बार इतना करना होता है। देखिए तब उपरोक्त समीकरण से, तब उपरोक्त समीकरण से n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन r बराबर n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। देखिए ध्यान से, अब बस 95% काम हो गया, तो एक दो पद और बचे। पक्षांतर देखो मैं कैसे कर सकता हूं, तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r। क्या किया, इसको उठा के ले लिया और इसको उधर पहुंचा दिया, बस इसको RHS से LHS में लिया और इसको LHS से RHS में पहुंचा। सही बात, चलिए तो बदल ही गए। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा लग रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या गड़बड़ हुई? बिल्कुल सही है, कुछ गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। इसको बस ऐसे लिख सकते हैं हम, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v। ऐसा कैसा, यहाँ पर n2 माइनस n1 अपॉन, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, इसे कहते हैं अपवर्तन सूत्र, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र। इसमें 5 भौतिक राशियां होती है, n1 n2 u v r है ना, 5 n1 n2 है, u है, v है और r है। इन 5 भौतिक राशियों से मिलकर जो समीकरण आपके सामने है, इसे कहते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र। तो जब ये सूत्र लिख लें तो इसके नीचे लिखना, यह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु, यह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र है। यह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र है, अपवर्तन सूत्र है। तो इस पर स्टार लगाएंगे ना, लगाया नहीं, बहुत काम का फॉर्मूला है। इस सूत्र को काम में लेकर कल हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में ये सूत्र सीधा सीधा काम में आएगा। लेंस में कितने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, थोड़ा बताओ। किसी लेंस में कितने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो सकते हैं, 1 और 2। अगर उत्तल लेंस है, दोनों तरफ से उत्तल लेंस है, तो ये कैसा पृष्ठ है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। एक तरफ वायु है, दूसरी तरफ कांच है। ये कैसा अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, इधर कांच है उधर वायु है। इस सूत्र को 2 बार काम में लेकर आप लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे। लेंस मेकर मतलब जो कंपनियां लेंस बनाती है वो विभिन्न फोकस दूरी के लेंस किस आधार पर बनाती है, तो उनके पास एक फॉर्मूला होता है सारा, वो फॉर्मूला निष्पत्त करके उसको 2 बार काम में लेंगे। 2 बार क्यों, क्योंकि लेंस में, उत्तल लेंस में 2 गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो कल हम टॉपिक करेंगे। थैंक यू, आज इतना ही।